नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मूल्यांकन। तो देखिए, जो प्रीवियस अपनी वीडियो थी उसमें हमने मापन और आकलन किया था। अब यहाँ पर जो है वो हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपकी यहाँ पर आसान से अगर हम मूल्यांकन को समझें तो मूल्यांकन की डेफिनेशन होती है कि इसमें जो है वो मापन और आकलन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मापन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बच्चों की योग्यता जो है वो अगर नंबर के अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं तो वो आपका मापन होता है। और आकलन जो होता है ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसके दौरान जो है ये चलता रहता है, और इसमें जो है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और ये गुणात्मक भी होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर हो जाता है तो वो आपका मूल्यांकन होता है। यानी कि इसमें भी जो है वो आपको जो बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग यानी नंबर्स के अकॉर्डिंग भी होता है, और जो उसका सह शैक्षिक क्षेत्र जो होता है, जैसे ग्रेडिंग वगैरह अगर जो भी होगी वो आपका शैक्षिक क्षेत्र में आ जाता है, और जो आपका गुणात्मक जो पहलू होता है वो आपका सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है कि बच्चा जो है वो उसके क्या व्यवहार है, उसका क्या वो खेल कूद में कैसा, वो सारा जो है वो सह शैक्षिक क्षेत्र में आता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि मापन और आकलन का जो मिक्सचर होता है वो आपका मूल्यांकन कहलाता है। अभी देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिख रखी है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो ये डेफिनेशन देखिए क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन व्यवस्थित है, सतत प्रक्रिया। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है वो एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है जो निर्धारित करती है कि पहले से अभिज्ञात और परिभाषित किए गए निर्दिष्ट शैक्षिक उद्देश्य जो है उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। ठीक, पहले से जो अभिज्ञात होते हैं, परिभाषित होते हैं, उनका जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, क्योंकि अगर आप कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो उनकी जो प्राप्ति है वो किस सीमा तक हुई है, ये जो है वो आपका मूल्यांकन निर्धारित करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है कि कक्षा में प्रदान किए गए अनुभवों की प्रभावशीलता, की जो कक्षा में बच्चों को जो भी अनुभव दिए गए हैं उनकी प्रभावशीलता बच्चों पर किस हद तक हुई है, वो जो है वो आपका मूल्यांकन तय करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूरा किया गया है, तो जो शिक्षा के जो भी उद्देश्य है उनको कितनी अच्छी तरह से जो है वो पूरा किया गया है, ये आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये डेफिनेशन है, तो ये आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो आपका ये मूल्यांकन होता है इसको हम इस तरह से भी जो है वो समझ सकते हैं। जो मूल्यांकन होता है इसमें आपका शैक्षिक उद्देश्य जो है वो भी आपका शामिल होता है। शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, फिर जो है वो आपका यहाँ पर आप एक इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका ये मूल्यांकन होता है इसमें आपका शैक्षिक उद्देश्य शामिल होता है। इसमें जो है वो सीखने के अनुभव शामिल होते हैं, सीखने के अनुभव। तो ये जो है वो आपको सीधी ही टर्म्स दी हुई मिल सकती है, तो ये आपको सीधी एग्जैक्ट याद रखनी है कि इसमें आपका शैक्षिक उद्देश्य भी होता है, सीखने का अनुभव भी होता है, और जो आपका व्यवहारात्मक परिवर्तन जो होता है वो भी आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यवहारात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आप एक हेडिंग डाल लीजिए। ये तो जो है वो आपकी परिभाषा होगी जो आपको सीधे एग्जैक्ट जो है वो आपको समझने के लिए याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछता कि मूल्यांकन की विशेष की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको समझना है कि मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है और आकलन क्या होता है। मापन और आकलन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, अभी जो है वो मूल्यांकन कर रहे हैं, और जो मूल्यांकन होता है वो इन दोनों का मिक्सचर ही होता है, मापन और आकलन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपकी जो मूल्यांकन होता है इसकी जो है वो विशेषता जो है वो आप कर लीजिए, विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले यही कि ये जो आपका मूल्यांकन होता है ये आपकी एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस जो है वो चलता रहता है, तो ये जो है वो आपकी एक सतत प्रक्रिया है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जैसे कि आपका मापन में मैंने आपको बताया था कि एक मात्रात्मक पहलू है, और जो आपका आकलन है वो आपका मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो उन सब की जो विशेषताएं हैं वो आपकी मूल्यांकन में आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है। तो सतत प्रक्रिया है। और सेकेंड आप यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो कि ये जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ जो है वो गुणात्मक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को जो है वो मापता है, गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक में आपका जो शैक्षिक है वो आ जाता है, और गुणात्मक में आपका सह शैक्षिक क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों को मापता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र। ठीक है, तो दोनों को जो है ये मापता है। इसके साथ जो है वो आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि जो आपका मूल्यांकन होता है ये आपके इसके 3 डोमेन्स जो होते हैं उनका भी जो है वो मूल्यांकन करता है। और वो 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेना, 4th पॉइंट में लिख लेना कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, और मनोगत्यात्मक,
गत्यात्मक, ठीक है। तो ये आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, इन सब का जो है वो मूल्यांकन करता है। और ये जो है वो आपका, जैसे हम मूल्यांकन करते हैं तो जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसको हम संशोधित भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को मापता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपकी विशेषता में आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है कि मूल्यांकन जो होता है इसके जो उद्देश्य है वो क्या होते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने पहले से लिख रखा है कि जो मूल्यांकन है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि विशेषताएं और उद्देश्य जो है वो सेम है। तो आप जो है वो यहाँ पर इनकी हेडिंग जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीधे ही पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे और वहां पर जो है वो नहीं में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है और विशेषता नहीं है। और ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको सारे पॉइंट जो है वो आपको टिप्स पर करने हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य जो ये पहले लिख रखे हैं मैंने, तो वो देखिए क्या है कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य फर्स्ट पॉइंट है कि यह एक कक्षा से अगली कक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मापन में करवाया था कि जो मापन होता है वो जो आपका सेशन होता है उसके एंड में जो है वो आपका मूल्यांकन यानी कि मापन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चा फेल है या पास है, ठीक है। तो अगर बच्चा पास होता है तो वो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है, अगर फेल है तो वो उसी कक्षा में रह जाता है। तो यही है कि जो आपका मूल्यांकन है वो एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोत्साहन के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सेकंड है कि यह शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों की आवश्यकता पहचानने में सहायता करता है। तो जो छात्र की आवश्यकता है, शैक्षिक क्षेत्र में छात्र की क्या आवश्यकता है और शैक्षिक क्षेत्र में छात्र की क्या आवश्यकता है, उनको पहचानने में जो है वो सहायता करता है। थर्ड है, इसका उद्देश्य किसी विशेष विधि या तकनीक की उपयोगिता और प्रभावशीलता की जांच भी करता है। यानी कि अगर हम बच्चे को कोई भी टेक्निक से, जैसे कोई टीचर है अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है तो मतलब वो किस शिक्षण का जो है वो प्रयोग कर रहा है, किस तरह से बच्चे को जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है, किस विधि का, किस तकनीक का प्रयोग कर रहा है। तो जो उसकी उपयोगिता है और उसकी जो प्रभावशीलता है उसकी भी जो है वो जांच करना जो है वो मूल्यांकन कहलाता है। यह छात्रों की समस्याओं के उपचार के उपायों के लिए एक आधार निर्धारित करता है। यानी कि जो समस्या है, छात्र की कोई भी समस्या आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो उसके जो उपचार है, उसका जो उपाय है, उसके आधार को भी जो है ये निर्धारित करता है। शिक्षकों की योग्यता के परीक्षण में सहायक है। यानी कि मूल्यांकन जो होता है ये भी परीक्षण करता है कि शिक्षक जो है वो योग्य है या नहीं है। तो शिक्षकों की जो योग्यता होती है उसका परीक्षण भी जो है वो मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। यह पाठ्यक्रम में बदलाव लाने में भी सहायक होता है। यानी कि जो अगर कोई भी पाठ्यक्रम है इस तरह से है कि जो बच्चा वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो मूल्यांकन के द्वारा जो है वो उसमें जो है वो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, यानी कि बदलाव भी लाया जा सकता है। तो ये आपका मूल्यांकन होता है। तो ये सारे जो है ये आपके मूल्यांकन के उद्देश्य है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको सीधी, क्योंकि विशेषता और उद्देश्य जो है वो आपके सेम है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपको जो है वो मूल्यांकन की जो प्रकार है वो समझने हैं। तो देखिए मूल्यांकन के जो प्रकार है, जैसे मैंने आपको आकलन में जो करवाया था वही है। तो मूल्यांकन के प्रकार यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके प्रकार कौन कौन से, क्योंकि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो आपका होता है फॉर्मेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव आपका असेसमेंट क्या होता है, तो उसी टाइप से, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो आपका असेसमेंट भी इसी का एक पार्ट होता है। तो मूल्यांकन में आपका फॉर्मेटिव, आपका इवेल्युएशन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन सेकंड है आपका यहाँ पर समेटिव इवेल्युएशन। तो समेटिव क्या होता है, ये आपके सेशन के एंड में होता है, तो समेटिव इवेल्युएशन। थर्ड जो है वो आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। और फोर्थ जो है वो आपका हो जाता है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन, यानी कि CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इसकी फुल यहाँ पर इसकी फॉर्म क्या होगी, सतत एवं व्यापक इवेल्युएशन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो आपको एक अलग चैप्टर के थ्रू जो ये टाइप मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जो है वो लगभग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो बनता है CCE। तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि मूल्यांकन का ही एक प्रकार होता है। तो फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेटिव होता है ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसके दौरान किया जाता है, ये आपका सेशन के एंड में होता है। और जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, इसमें जो है वो बच्चे के जो कारण है, जो कठिनाई आ रही है, उनकी जो कठिनाइयों का जो कारण होता है उसको पता लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ से समस्या की जो है वो पहचान की जाती है, तो वो आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है।
ठीक है। और जो CCA है ये आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन वही हो जाता है जो आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र होता है, तो उसका जो है वो मूल्यांकन करता है, ये आपका CC में आता है। इसको हम अलग चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर बस आपको प्रकार समझना है कि ये आपका मूल्यांकन का प्रकार है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो है वो हम टूल्स एंड टेक्निक्स करेंगे इवैल्यूएशन की। कुछ टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या टेक्निक होती है और क्या उसके टूल्स होते हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन के जो उपकरण है और जो तकनीक है ये मैंने पहले लिख रखी है, और आपको ये सारे नाम जो है वो याद रख लेने हैं और इनको टिप्स पर करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से टूल है और कौन सा इसमें से टूल नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी तकनीक भी पूछ ली जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो टूल्स हैं वो देखें, जो फर्स्ट है वो है आपकी चेकलिस्ट यानी कि जांच सूची, सेकंड है आपका रेटिंग स्केल, थर्ड है आपका प्रश्नावली, फोर्थ है आपका इन्वेंट्री, और फिफ्थ जो है ये है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हिंदी में इसको मत करना एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो आपको इंग्लिश में ही कर लेना। हिंदी में ये है आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है, सिक्स्थ है आपका यहाँ पर कोम्युलेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि संचय रिकॉर्ड्स, फिर है आपका टेस्ट यानी कि परीक्षण, फिर है आपका पोर्टफोलियो, और फिर है आपका रूबिक्स, और फिर है आपका शेड्यूल्स। तो ये सारे नाम जो है वो आपको सीधे याद रखने हैं, और जो तकनीक है वो भी मैं आपको इनको बताऊंगी कि ये होता क्या है, लेकिन आप जो है वो एक बार सीधा जो है वो याद कर लीजिए कि इनमें क्या क्या इसके टूल्स होते हैं और क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं। फिर है आपका यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट, फिर है आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, सोशियोमेट्री, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, असाइनमेंट एंड डिबेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए हम कोई भी एक तकनीक का यूज करते हैं, और हर एक तकनीक के लिए हमें एक टूल की जरूरी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हर एक तकनीक के लिए हमें क्या चाहिए, एक उपकरण तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम बच्चे को इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर हम बच्चे की केस स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक तकनीक की जरूरी होगी उसके रिकॉर्ड्स को दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो मान एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए हम जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व क्या होता है, ये जो है वो आप अपनी आंखों से देखते हो और अपनी मन की स्थिति से जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यानी कि एक तरफ से आप बच्चे का अवलोकन कर रहे हो, उसको बता नहीं रहे, लेकिन आप उस बच्चे को देख रहे हो कि वो एक दिन के अंदर जो है वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो आप उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप जो है वो उसके लिए एक टूल्स बनाते हैं। टूल जो है वो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चेकलिस्ट है। फर्स्ट जो है वो आपका चेकलिस्ट है। तो चेकलिस्ट में क्या होता है, चेकलिस्ट में जो है वो यस और नो के क्वेश्चन जो है वो आपके होते हैं। यानी कि आप अगर बच्चा मान लीजिए कि क्लास में जो है वो आपने एक रंगोली कंपटीशन किया, फिर आप जो है वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपने जो है वो बच्चे का नेम लिख लिया, और फिर जो है वो यहाँ पर यस और नो के दो जो है यहाँ पर कॉलम बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा, फिर आपने यहाँ पर एक कॉलम और फिर एक इस तरह से जो है वो एक्टिविटी की, बच्चा जो है वो यहाँ पर जो है वो रंग लेके आया था, या फिर बच्चे ने अनुशासन किया या नहीं किया। ठीक है, इस टाइप से जो है वो आप कुछ एक कॉलम इस तरह से बना लेते हो, जो चीजें आपकी जरूरत होती है। तो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बच्चा रंग लेके आया है या नहीं, बच्चे ने अनुशासन किया नहीं कि अच्छा दूसरों के साथ उसने समूह में काम किया या नहीं। तो उसके लिए अगर बच्चा रंग लेके आए तो आप यस कर दोगे, अगर वो बच्चा रंग नहीं लेके आए तो आप नो कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे का आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप उसकी चेकलिस्ट बना रहे हो। तो इस तरह से जो है वो बच्चे का रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका चेकलिस्ट होता है जिसमें यस नो जो है वो आप लिखते हो। फिर आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आप क्या करते हो, बच्चे का नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप जो है वो 1 2 3 4 यानी कि मान लीजिए 4 नंबर्स जो है वो आप एक रिकॉर्ड बना लेते हो कि 4 नंबर में से बच्चे को मुझे नंबर्स देने हैं। तो आप एक रेटिंग स्केल बना लोगे, जितना आप उसको मार्क्स दोगे उसके आगे जो है वो आप टिक कर दोगे कि बच्चे ने जो है वो 3 का काम किया, बच्चे ने 4 का काम किया, बच्चे ने 1 नंबर का ही काम किया। तो आप जो है वो इस तरह से रेटिंग स्केल बना लेते हो। फिर जो है वो प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली में आप क्या करते हो कि जिस बच्चे का आप मतलब मूल्यांकन करना चाहते हैं, आप उसको जो है क्वेश्चंस दे देंगे, और एक क्वेश्चनों का जो है वो व्यवस्थित समूह होता है जिसमें बच्चा उनका आंसर देता है। फिर है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या होता है कि जो आपका कोई भी एक विषय होता है, मान लीजिए कोई भी विषय चूज कर लीजिए जो शैक्षिक क्षेत्र होता है, उसमें आप क्या करते हो कि बच्चे की उसके प्रति क्या समझ है, उसके क्या विचार है, उन चीजों का जो है आप मूल्यांकन करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि अगर आपने कोई भी किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया है, उस बच्चे का एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, जो एनेक्डोटल होता है ये आपका एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है बच्चे के लिए कि बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से रह रहा है बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार है। तो उनका एक आप रिटन डिस्क्रिप्शन देते हो। ठीक है, यानी कि एक जो है वो आप इस तरह से ग्राफ जो है वो बच्चे का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर जो है वो बच्चे के एक रिटन डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बच्चे के बारे में दे दोगे। तो वो जो है वो आपका
एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आता है। फिर है आपका क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, इसमें जो है वो आप बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, सभी प्रकार से जो है वो बच्चे का रिकॉर्ड्स लिखते हो, ठीक है, तो वो आपका क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स में आ जाता है। टेस्ट में क्या है, बच्चे का आप टेस्ट ले सकते हो, आप बच्चे का ओरल टेस्ट ले सकते हो, रिटन टेस्ट ले सकते हो, या फिर आप परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हो, वो आपके टेस्ट में आ जाएगा। फिर है आपका पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है कि इसमें जो है वो आप, जो बच्चा होता है उसमें उस पूरे साल में उसने क्या किया, ठीक है, पूरे साल में जो है वो बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से उसने जो है वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, तो पूरे साल का जो भी उसके कामों का जो एक समूह होता है, यानी कि कामों का जितना भी कलेक्शन होता है, वो जो है वो आप पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो आप लिख देते हो। तो ये जो है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। इसी तरह से रूब्रिक्स होता है और इसी तरह से आपका शेड्यूल्स होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये तो आपको सीधे नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो उपकरण होते हैं ये आपके सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपकी टेक्निक्स है, इसमें सेल्फ रिपोर्ट हो गया, यानी कि बच्चा खुद ही अपना जो है वो आकलन करता है, ये एक तरफ से आत्म प्रतिवेदन होता है। फिर है आपका ऑब्जर्वेशन, इसमें मैंने आपको बताया कि टीचर एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है सारा दिन कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। कुछ भी कोई भी एक, अगर आप कोई कंपटीशन करवाते हो तो उसमें भी बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने मन की स्थिति से ऑब्जर्व करते हो। इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें जो है वो एक व्यक्ति के साथ जो वार्तालाप होता है वो आपका इंटरव्यू आ जाता है। केस स्टडी में गहन तरीके से जो है वो बच्चे का यहाँ पर जो है वो अध्ययन किया जाता है, उसके गहन जो समस्याएं होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, नए नए तरीकों से जो है वो यहाँ पर जो है वो डाटा एकत्रित किया जाता है। सोशियोमेट्री में होता है कि व्यक्ति का जो समाज के प्रति किस तरह से व्यवहार होता है, वो आपका सोशियोमेट्री में आता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, इसमें व्यक्तित्व का मापन होता है, ठीक है। जो व्यक्तित्व होता है उसका मापन आपका प्रक्षेपी विधि में होती है। असाइनमेंट आप बच्चों को दे सकते हो। असाइनमेंट जैसे कि आपने कोई भी असाइनमेंट दे दिया, जैसे हमारे क्लासेस में होते हैं असाइनमेंट वगैरह, तो वो जो है वो आप असाइनमेंट देके भी जो बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो। डिबेट करवा सकते हो, ठीक है, डिबेट के थ्रू भी जो है वो आप बच्चों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें करने के बाद जो है वो आपको एक चीज करनी है कि यहाँ पर जो है वो एक अच्छा मूल्यांकन जो है उसकी विशेषताएं आ जाती है कि अच्छा मूल्यांकन आप किसको कहोगे, ठीक है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं है वो देखिए। उससे पहले जो है जैसे हमने यहाँ पर एक टेस्ट का यूज किया, ठीक है। टेस्ट जो है इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं। टेस्ट के जो है वो टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण, इसको जो है इंग्लिश में हम कहते हैं नॉम रेफरेंस्ड टेस्ट। नॉम रेफरेंट टेस्ट क्या होता है, देखिए इसमें जो है वो एक बच्चे की जो है वो रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट होता है। मान लीजिए कोई भी टेस्ट लिया, उसमें जो है वो रैंक निर्धारित होती है, यानी कि जो बच्चा ज्यादा नंबर लेगा उसकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, फिर जो बच्चा उससे कम होगा तो वो सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो वो रैंक निर्धारित की जाती है, यानी कि बच्चों को जो है वो रैंकिंग दी जाती है। जैसे कि आपका CSIR नेट हो गया, ठीक है, CSIR नेट हो गया, इसमें भी जो है वो बच्चे की जो है वो रैंक आती है। इसी तरह से अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें जो है वो पहले से कोई निर्धारित नहीं होता है। उसमें जो है जो बच्चा ज्यादा नंबर लेगा उसकी रैंक 1 होती, फिर 2 होती, थर्ड होती है। तो इस तरह से जो है वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका नॉम रेफरेंस्ड टेस्ट के अंतर्गत जो है वो आता है। तो ये जो है वो परीक्षण के एक टाइप से प्रकार ही होते हैं। टेस्ट के टाइप्स आप मान सकते हो, या फिर आप जो है वो परीक्षण के प्रकार हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो होता है इसमें आपका होता है मानदंड, ठीक है। सेकंड जो हिंदी में आप कहोगे कि मानदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक है। मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है इस इंग्लिश में आप इसको कहोगे क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है ये आपका जैसे कि आपका CTET हो गया, आपका HTET हो गया, ठीक है, जिसमें जो है वो पहले से ही ये निर्धारित होता है कि और है उसका क्वालिफाई का जो नेचर है वो पहले से डिफाइंड होता है। जैसे कि आपका एक क्वालिफाई, जितने भी क्वालिफाई पेपर होते हैं वो आपके सारे कौन से आ जाते हैं, वो मानदंड संदर्भित परीक्षण आता है। क्योंकि जैसे क्वालिफाई अगर हम बात करें, तो अगर इन जनरल की बात करें तो 150 में से अगर आप 90 मार्क्स लेते हो तो आपका CTET HTET जो है ये आपके क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई नेचर जो है वो पहले से ही डिफाइन होता है। तो ये आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है, ठीक है। फिर जो है वो आपका एक थर्ड टाइप का परीक्षण होता है जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं ये किस टाइप के परीक्षण होते हैं, इसमें जो है इंग्लिश में आप इसको बोलोगे साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं इसमें जो है वो आपकी बुद्धि परीक्षण आ जाता है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण आ जाता है, आपका
उपलब्धि परीक्षण आ जाता है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर आपकी अभिवृत्ति परीक्षण, ये सारे जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 टाइप्स हैं आपके टेस्ट के। एक तो है आपका यहाँ पर मानक संदर्भित परीक्षण, सेकंड है आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण और थर्ड है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको याद रखने हैं और कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधा एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि अगर आपको एक एग्जाम दे दिया कि इसमें जो है वो बच्चों की रैंक निर्धारित की जाती है, तो ये किस प्रकार का टेस्ट होता है, और ऑप्शन में अगर आपको ये दे रखें तो आपको याद रखना है कि अगर बच्चे की जो आपका टेस्ट होता है, बच्चे का जो निर्धारण होता है, उसमें जो रैंक के अकॉर्डिंग अगर बच्चों का निर्धारण किया जाता है तो वो जो है वो आपका यहाँ पर मानक संदर्भित परीक्षण होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं आपको करनी है, तो वो देखिए अभी जो है वो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेनी है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि अच्छे जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है आपकी वैलिडिटी यानी कि वैधता, ठीक है। जो वैलिडिटी होती है इसको हिंदी में कहते हैं वैधता। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित या फिर आप कोई एक स्पेसिफिक विषय से संबंधित जो है वो अगर आप कोई भी मूल्यांकन करना चाहते हैं बच्चे का, तो आप उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि बच्चे का जो है वो आप कोई भी विषय, मान लीजिए विषय से संबंधित आपको समझा देती हूँ कि अगर आप मैथ से रिलेटेड जो बच्चे का अगर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स के ही क्वेश्चन करने, ये नहीं कि आप हिंदी के क्वेश्चन पूछने लग जाए, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछने लग जाए। तो जो आप जिसके विषय से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हो, आप उसी से रिलेटेड जो है वो बच्चे से क्वेश्चन करें, तो वो आपकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो वो ही आपका जो एक अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। सेकंड होती है आपकी यहाँ पर रिलायबिलिटी, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर बच्चे का जो परीक्षण करते हैं, ठीक है, कोई भी परीक्षण अगर आप यहाँ पर बच्चे का ले रहे हैं तो उसमें जो है वो आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि आंसर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी के कोई टीचर ले रहा है तो उसके प्रति अलग आंसर है, किसी और के प्रति अलग आंसर है। तो जो आपकी विश्वसनीय होती है, ये जो है वो आपकी वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में जो है वो विश्वसनीयता पाई जाती है। तो बच्चे का जो परीक्षण लिया जाता है तो वो एक तरफ से जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्योंकि एक आंसर होता है तो ये जो है वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। तो इससे जो है वो आपकी एक सीधी ही यहाँ पर एक अलग से जो है वो एक विशेषता भी बन जाती है, वो है आपकी वस्तुनिष्ठता। यानी कि अगर मूल्यांकन करते हो तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही आंसर होता है, वहां पर अलग अलग आंसर नहीं होंगे। अगर आप ऐसे टाइप लोगे तो बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से अपने जो विचार है वो व्यक्त करेगा। वस्तुनिष्ठ में सिर्फ एक ही आंसर होगा। तो अगर आप अगर कोई एक टीचर यहाँ पर मूल्यांकन कर रहा है तो दूसरा टीचर आ जाएगा, तो आंसर जो है वो आपका सेम ही रहेगा दोनों कंडीशंस में। तो इस तरह से जो विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी आपकी एक तरफ से यहाँ पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बन जाती है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर फोर्थ आप यहाँ पर लिखोगे उपयोगिता में क्या होता है कि आप अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन करें तो आप ऐसे ही कोई वैसे क्वेश्चन नहीं पूछना। आपको जो है वो उपयोगिता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बच्चे को जो काम आए। और देखने अगर आप मूल्यांकन करते हो तो जो वो आपकी जो चीजें हैं जिसके प्रति आप जो चीजें हैं जहां से आप मूल्यांकन कर रहे हो बच्चे का, जो भी विषय ले लो या फिर आप कोई भी अन्य क्षेत्र ले लो, तो वो जो है वो उपयोग होना चाहिए, नहीं कि आप ऐसे ही कोई भी परीक्षण लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो वो उपयोगिता होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वो है कि व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब क्या है कि जो आपके शैक्षिक क्षेत्र हैं और जो आपके सह शैक्षिक क्षेत्र हैं, दोनों के प्रति जो है वो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों का मूल्यांकन हो गया या फिर सिर्फ सह शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, दोनों में ही मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में, ठीक है। इसके साथ जो है वो यहाँ पर आप इसकी जो विशेषता वो कर सकते हो कि स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट मूल्यांकन होना चाहिए। इसके साथ जो है वो आपकी निरंतरता यानी कि निरंतरता होनी चाहिए मूल्यांकन में। ये नहीं कि आपने आज ले लिया फिर आप कई दिन बच्चों का मूल्यांकन ही ना करो। तो इस तरह से जो है कि निरंतरता होनी चाहिए जो आपका मूल्यांकन होता है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते हो एक विशेषता ये भी कि आपके जो मूल्यांकन होता है वो मौलिकता होनी चाहिए, नहीं यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं कि आप कहीं से कुछ भी जो है वो पूछ रहे हो। मौलिकता होनी चाहिए, एक ओरिजिनल यहाँ पर जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी विशेषता में आ जाती है। वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निरंतरता यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर होना चाहिए और मौलिकता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर जो है वो आपका मूल्यांकन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।